नमस्कार, आदाब। लोकायत द्वारा आयोजित ये व्याख्यान माला बजट 2021-22 इसमें आम लोगों के लिए क्या है, इसके 8वें और अंतिम भाग में मैं नीरज जैन आपका स्वागत करता हूँ। हमने पिछले 7 एपिसोड्स में ये देखा कि भारत सरकार के विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों पर खर्चे कैसे बहुत कम है और इतना ही नहीं, सरकार उनमें और ज़्यादा कटौती करती चली जा रही है। यही कारण है कि तमाम विकसित देशों की तुलना में भारत के सामाजिक क्षेत्रों पर खर्चे बहुत ही कम हैं। विकसित देश, जैसे कि ये चार्ट में आप देख सकते हैं, विकसित देश अपने कुल जीडीपी का लगभग 30% सामाजिक क्षेत्रों पे खर्च करते हैं और भारत सरकार का ये खर्च सिर्फ, यानी केंद्र और राज्य मिलाकर भारत सरकार का ये कुल खर्चा जीडीपी का मात्र लगभग 7% आता है। और चूंकि विकसित देशों की आबादी बहुत कम है तो इसलिए प्रति व्यक्ति उनका खर्चा भारत की तुलना में और बहुत ज़्यादा हो जाता है। यही कारण है कि सभी विकसित देशों में सामाजिक सुरक्षा भारत की तुलना में ज़बरदस्त तरीके से बहुत बेहतर है। बढ़िया क्वालिटी की शिक्षा सारे बच्चों के लिए, बढ़िया क्वालिटी की स्वास्थ्य सुविधाएं सारे लोगों के लिए, बेरोजगारी भत्ता, बुजुर्गों को पेंशन और न जाने क्या क्या। और भारत में इनमें से कुछ भी नहीं मिलता और सरकार उसमें भी कटौती करने में लगी हुई है। अब सवाल है कि ऐसा क्यों है, और ये इसलिए है क्योंकि भारत सरकार अमीरों को बहुत ज़्यादा अपनी कुल आमदनी में से ट्रांसफर्स दे रही है। जी हाँ, अमीरों को लाखों करोड़ रुपए की सब्सिडी भारत सरकार हर साल देती है और यही कारण है कि फिर गरीबों पर खर्च करने के लिए पैसे बचते ही नहीं। आज हम इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अमीरों पर जो खर्चे हो रहे हैं उसके बारे में चर्चा करें। आपके सामने हम जो आंकड़े प्रस्तुत करने जा रहे हैं वो आपको अविश्वसनीय लगेंगे, लेकिन उसका कारण ये है कि ये आंकड़े कभी अखबारों में आते ही नहीं। दूसरा ये भी बता दें कि भारत सरकार अमीरों को जो कुल हस्तांतरण कर रही है उसका हम जो आपके सामने आंकड़े दे रहे हैं वो सिर्फ थोड़ा हिस्सा है। ये तो वो हिस्सा है जो हमको पता चला है, न जाने इसके अलावा और क्या क्या तरीक़ों से देश की संपत्ति अमीरों की जेबों में डाली जा रही है। तो पहला आंकड़ा है टैक्स माफ़ी का। मध्यम वर्ग को सरकार टैक्स माफ़ी नहीं देती, लेकिन अमीरों को कॉरपोरेट टैक्सेस में, इनकम टैक्सेस में और एक्साइज ड्यूटीज़ में छूट देती है। मोदी सरकार के पहले 3 सालों में सरकार ने अमीरों को कितनी टैक्स माफ़ी दी उसके आंकड़े बजट में मौजूद थे। उसके बाद शायद इसलिए कि यह आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा था, सरकार ने बजट में ये आंकड़े देना बंद कर दिया। हमारा अंदाज है कि मोदी सरकार के पहले 7 सालों में सरकार ने अमीरों को कुल टैक्स माफ़ी 38 लाख करोड़ रुपए की दी है। फिर कॉरपोरेट घरानों को और अमीरों को लोन माफ़ी भी दी जाती है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स सरकार के कहने पर कॉरपोरेट हाउसेस के लोन माफ़ करते चले जा रहे हैं। सरकार ने राज्यसभा में स्वीकारा है कि मोदी सरकार के पहले 6 सालों में और 2020-21 के पहले 9 महीनों में कुल मिलाकर 8.9 लाख करोड़ की लोन माफ़ी दी गई है और यह तो ऑफिशियल आंकड़ा है। इसके अलावा बैंक्स कॉरपोरेट घरानों के कर्जों की पुनर्रचना भी करते हैं, जो कि एक प्रकार की कर्ज माफ़ी ही है। उसका वास्तविक आंकड़ा हमको नहीं मालूम, लेकिन अंदाज है कि यह भी उतना ही होगा ऑफिशियल लोन माफ़ी के जितना। यह सब के बाद भी 31 दिसंबर 2020 तक बैंक्स के एनपीएस अभी भी 7.6 लाख करोड़ रुपए के थे, यानी आने वाले महीनों और सालों में ये भी माफ़ कर दिए जाएंगे। यदि ये सारे आंकड़े जोड़ दिए जाएं तो न्यूनतम लोन माफ़ी अमीरों को 25 लाख करोड़ रुपए की होती है। फिर सरकार देश की संपत्ति जैसे खनिज संपदा हो, पब्लिक सेक्टर कंपनियां हो, ये सारी की सारी
कॉरपोरेट घरानों को एकदम कौड़ी मोल की कीमतों पर हस्तांतरित कर रही है। कच्चा लोहा, बॉक्साइट, कोयला, यहाँ तक कि तेल और गैस, ये सारा अंबानीज को, अडानीज को, टाटास को, इन सबको दिया जा रहा है और वो उसको बेचकर सरकार को मुश्किल से मार्केट वैल्यू का 5 या 7% रॉयल्टी देते हैं, बाकी सारा अपनी जेब में डाल लेते हैं। ये सारा काम पहले पब्लिक सेक्टर कंपनियां किया करती थी। जो देश का नुकसान हो रहा है प्राइवेटाइजेशन के द्वारा, उसका हम आपको एक उदाहरण दें। सरकार ने महामारी के दौरान भारत पेट्रोलियम नाम की पब्लिक सेक्टर कंपनी को बेचने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई है। उसके जो कुल फिजिकल एसेट्स हैं, यानी उसके पास जो मालमत्ता है, उसकी कीमत लगभग 9 लाख करोड़ रुपए आंकी गई है। सरकार के पास बीपीसीएल का शेयर होल्डिंग फिलहाल 53% है, यानी उसकी वैल्यू हो गई लगभग 5.25 लाख करोड़ रुपए। उसको बेचकर अखबारों के अनुसार सरकार को लगभग 40,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। जी हाँ, 1/10 से कम कीमत पर सरकार अपना हिस्सा बेचने जा रही है। तो 2021 में यदि सरकार ने बजट में यह क्लेम किया है कि वो 1.75 लाख करोड़ रुपए का डिसइन्वेस्टमेंट करने जा रही है, तो इसका मतलब हुआ कि कुल मिलाकर उससे 10 गुना ज़्यादा या 15 गुना ज़्यादा की कीमत के शेयर्स सरकार बेचेगी और सिर्फ इतनी कमाई होगी, यानी उतना नुकसान होगा। और उसके अलावा काले धन पर कार्रवाई हो सकती है। 2015-16 में तो पूरी अखबारों में सूची छपी थी स्विस लीक्स और पनामा पेपर्स के नाम पर, जिसमें कि इस देश के सारे अमीरों के नाम थे। मुकेश अंबानी का था, अनिल अंबानी का था, अमिताभ बच्चन का था, गरवारे परिवार का था, अडानी के बड़े भाई का नाम था विनोद अडानी का। इन सारे लोगों के विदेशी बैंकों में खाते हैं, ये जानकारी अखबारों में छपी थी। आज तक सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है। यदि ये कार्रवाई भी होती तो उससे भी सरकार की कमाई बड़ी होती। यही कारण है कि मोदी सरकार के अभी तक के 7 सालों में देश के अमीरों की संपत्ति बहुत तेजी से बढ़ी है। जब मोदी सत्ता में आए थे 2014 में, तो देश के कुल अरबपतियों की संख्या 56 थी। 5 साल का अंत होते होते 2019 में वो संख्या 106 पहुंच गई। और महामारी के 12 महीनों में फोर्ब्स के अनुसार जो ये आंकड़े देती है, भारत के अरबपतियों की संख्या 40 से बढ़ी है। जी हाँ, पिछले 12 महीनों में 40 देश में नए अरबपति बने हैं और कुल 140 अरबपतियों की कुल संपत्ति दुगनी होकर लगभग 44 लाख करोड़ रुपए पहुंच चुकी है। यही कारण है कि देश की जो कुल आमदनी है टैक्स और बिगर टैक्स की, यहाँ पर हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की कुल आमदनी की बात कर रहे हैं, वो दुनिया के और देशों की तुलना में बहुत कम है। विकसित देश का जो टोटल जनरल गवर्नमेंट रेवेन्यू है, यानी सरकार की जो कुल आय है, वो उनके जीडीपी का लगभग 46 से 50% है, 46 to 50%। लेकिन भारत सरकार का यह आंकड़ा मात्र 19.7% है, 19.7%। साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील जैसे देशों का भी भारत से लगभग यह आंकड़ा 10% ज़्यादा है। तो निश्चित तौर पे यदि सरकार अलग अलग तरीकों से अपनी आमदनी बढ़ाए तो सामाजिक सुरक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में सरकार अपने खर्चे बढ़ा सकती है। तो सरकार अपनी आमदनी कैसे बढ़ा सकती है, उसके कुछ उदाहरण हम आपको देते हैं। बहुत सिंपल है। अभी तक जो सारी छूट अमीरों को दी जा रही है उसमें थोड़ी कटौती कर दो। उदाहरण के लिए अमीरों को जो टैक्स माफ़ी दी जा रही है लगभग 6 लाख करोड़ रुपए की हर साल, सरकार उसमें 75% की भी कटौती कर दे तो भी सरकार की आमदनी 4.5 लाख करोड़ रुपए से बढ़ जाएगी। फिर उसके अलावा जो और तमाम हस्तांतरण हो रहे हैं, खनिज संपदा बेची जा रही है, पब्लिक सेक्टर कंपनियां बेची जा रही हैं, कॉरपोरेट घरानों को जो सरकार सीधे सीधे सब्सिडी देती है उनके निवेश पर,
उसमें थोड़ी कटौती कर दे या लोन माफ़ी में थोड़ी कटौती कर दे। हमारा अंदाज है कि कुल ये ट्रांसफर्स की कीमत 10 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा होगी। सरकार उसमें से 1/3 भी कटौती कर दे तो सरकार की आमदनी 3 लाख करोड़ रुपए से बढ़ जाएगी। फिर एक और प्रस्ताव कि अमीरों पर एक संपत्ति कर लगा दिया जाए, जो कि दुनिया के तमाम अमीर देशों में है, भारत में लेकिन 2015 या 16 में सरकार ने यह हटा दिया था। तो देश के 1% सबसे अमीर लोगों पर सरकार सिर्फ 2% का संपत्ति कर लगा ले, और ये ज़्यादा नहीं है। अभी अमेरिका में जो राष्ट्रपति चुनाव हुए थे वहाँ पर डेमोक्रेटिक पार्टी के जो प्रत्याशी थे उन्होंने तो 8% संपत्ति कर लगाने की मांग की थी, हम तो सिर्फ 2% की कर रहे हैं। तो क्रेडिट स्विस ने जो अंदाज लगाया है कि देश के अमीरों के पास कितनी संपत्ति है, उस पर यदि सरकार 2% भी संपत्ति कर लगा ले तो सरकार की आमदनी 7.6 लाख करोड़ रुपए से बढ़ जाती है। और अंत में एक वारसा कर भी लगा लिया जाए, जो भी कोई नायाब नहीं है, कई विकसित देशों में है, फ्रांस में है, जापान में है, और वहाँ पर जितना है हम उससे कम प्रस्तावित कर रहे हैं। हम प्रस्तावित कर रहे हैं कि सरकार 33% का वारसा कर लगाए। तो हमारा अंदाज है कि सरकार की आमदनी सालाना यदि देश के 1% सबसे अमीरों पर उनके मरने के बाद जब उनके बच्चों को संपत्ति हस्तांतरित होती है तो यदि 33% उस पर सरकार वारसा कर लगाए तो यह आंकड़ा हो जाता है लगभग 6.25 लाख करोड़ रुपए का। तो ये सारा यदि जोड़ लिया जाए तो सरकार की आमदनी बढ़ जाती है 21.4 लाख करोड़ रुपए से। जी हाँ, इतनी यदि आमदनी बढ़ जाती है तो फिर सरकार उसके द्वारा अपने शिक्षा पर खर्चे को दुगना कर सकती है, जिसके लिए लगभग 6.5 लाख करोड़ रुपए लगेंगे। स्वास्थ्य पर जो कुल खर्चा है केंद्र और राज्य का, उसको दुगना कर सकती है, जिसके लिए लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपए लगेंगे। सारे बुजुर्गों को पेंशन दे सकती है 2,000 रुपये महीने का, जिसके लिए 3 लाख करोड़ रुपए लगेंगे। पूरे देश में एक यूनिवर्सल पीडीएस, सार्वत्रिक पीडीएस लागू किया जा सकता है, और उसमें सिर्फ गेहूं चावल ही नहीं, दालें और तेल भी सरकार दे सकती है। यदि इतना भी कर देगी तो भी सरकार का कुल बजट में जो हमारा अंदाज है वो बढ़ोतरी होगी 1.7 लाख करोड़ रुपए की। और उसके अलावा फिर पोषण सुविधाओं पे खर्चा तिगुना कर दे, नरेगा पर अपना खर्चा बेहतर कर दे, और कृषि पर खर्चा दुगना कर दे, तो ये सारा भी जोड़कर इसका कुल आंकड़ा आता है 18 लाख करोड़ रुपए। तब भी सरकार के पास 3.5 लाख करोड़ रुपए बच जाते हैं और खर्चों के लिए। तो निश्चित तौर पे इस देश में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्रों में सरकार अपने खर्चे बहुत बढ़ा सकती है। उसके लिए सिर्फ इतना ही करना होगा कि अमीरों को जो लाखों करोड़ रुपए का हस्तांतरण दिया जा रहा है उसमें सरकार थोड़ी कटौती कर दे, पूरी नहीं थोड़ी कर दे, तो भी ये सारा हो सकता है। यदि सरकार ऐसा करती है तो असल में वो सिर्फ संविधान के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, उसको असल में लागू कर रही होगी। क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल सरकारों का ये आह्वान करते हैं कि सरकार इस तरह से चलनी चाहिए, सरकारों को देश इस तरह से चलाना चाहिए कि सारे लोगों को अच्छी उच्च दर्जे की शिक्षा मिले, सारे लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं और पोषण मिले, देश इस तरह से चले कि सारे लोगों को ढंग का रोजगार मिले, ताकि वो इस तरह से जीवन बिता सके कि उनके पास लीजर यानी आराम के लिए भी भरपूर समय मिले और वो सांस्कृतिक और इन तमाम गतिविधियों में भाग ले सके। यानी देश को जिन लोगों ने आज़ाद कराया, जिनके सपने हमारे संविधान में आए हुए हैं, हम उन सपनों को ही पूरा कर रहे होंगे। तो आइए हम सब मिलकर ये मांग करें कि सरकार हमारे संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लागू करे और ये मांगे पूरी करे। धन्यवाद।